हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं नीता, आपकी होस्ट और दोस्त। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान का फ्यूजन। तो मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, नई इंफॉर्मेशन, नया अपडेट। हर तरह से हम सब तरह चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो सेक्शन लाया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 43B(H) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। एमएसएमई की पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई अंडर सेक्शन 43B(H) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो वेलकम टू माय चैनल ज्ञान का फ्यूजन। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा और इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है रिलेटेड टू एमएसएमई, उसका कंप्लायंस, उसकी पेनल्टीज, उसके रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन्स है, उसको कन्फ्यूजन्स मैंने क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और सेक्शन 43B(H) जो कि नया आया है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। तो मेरी ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा एंड तक। तो आइए चलिए जानते हैं कि वेरियस सेक्टर्स ऑफ एमएसएमई क्या है और एमएसएमई की क्या कैटेगरीज है, क्या पर्पस है और बेनिफिट्स क्या है। गवर्नमेंट का इंटेंशन इसके पीछे क्या था और क्यों गवर्नमेंट ही स्कीम लेकर आई है, एमएसएमई की कैटेगरी क्यों लेकर आई है। तो जैसे आप लोग हम लोग जानते हैं कि एमएसएमई वेरियस सेक्टर्स में फैला हुआ है। उसके लिए हर छोटी मोटी इंडस्ट्री जो है वो एमएसएमई कैटेगरी में अभी आजकल चल रही है। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, तो ये सब एमएसएमई में कैटेगराइज किया गया है। और इसका पर्पस क्या था, गवर्नमेंट एमएसएमई क्लासिफिकेशन इंडिया में क्यों चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। एमएसएमई का जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने का गवर्नमेंट का इंटेंशन है। देन उसके लिए जो भी स्किल्ड वर्कफोर्स है तो उसका एक्सेस गवर्नमेंट देना चाहती है। देन गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जैसे कि ट्रेनिंग, काउंसलिंग, एजुकेटिंग, ये सब कुछ गवर्नमेंट उसके लिए असिस्टेंस प्रोग्राम के द्वारा दे रही है ताकि एमएसएमई सेक्टर काफ़ी ग्रो अप हो सके। सो एमएसएमई में कैटेगरी होने के या फिर क्लासीफाई होने के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो जैसे कि आपको एक्सेस मिल सकता है सब्सिडीज़ को, टैक्स बेनिफिट्स को गवर्नमेंट के, या फिर आपको अर्ली कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है, लोन्स या क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मिल सकता है। देन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मार्केटिंग का सपोर्ट मिल सकता है। देन कुछ कुछ प्रोक्योरमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। क्विक फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ में जैसे कि मैंने बताया कि अर्ली लोन फाइनेंसिंग है, कैपिटल सब्सिडीज़ है, क्रेडिट पीरियड जो है इसके लिए काफ़ी सारा फ्री एक्सेस आपको गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट का यही इंटेंशन था एमएसएमई कैटेगरीज लाने के पीछे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ों की ओर, जिसमें है फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे एमएसएमई का क्लासिफिकेशन। एमएसएमई क्लासिफिकेशन का क्या नया क्राइटेरिया है जो रिफाइंड हुआ है और ये कब से एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबिलिटी है इसकी 1 जुलाई 2020 से। और ये जो नया क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होगा। एमएसएमई क्लासिफिकेशन सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो किया है वो है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकंड इज स्मॉल और थर्ड इज मीडियम। एम यानी माइक्रो, एस यानी स्मॉल और एम यानी मीडियम। तो इसके माइक्रो डेफिनेशन में क्या आएगा, तो पहला आएगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है 1 करोड़ तक का होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है इन एंटिटीज का 5 करोड़ तक होना चाहिए। तो ये जो है ये माइक्रो कैटेगरीज में फॉल हो गए। देन दूसरा है स्मॉल कैटेगरी। स्मॉल कैटेगरीज में क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक की अप्लीकेबल होगी और जो उनका टर्नओवर है, टर्नओवर हो सकता है 50 करोड़ तक का। तो वो जो है वो स्मॉल कैटेगरीज में आएगी। और जो थर्ड कैटेगरीज है वो है मीडियम। मीडियम में क्या आ जाएगा, जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 50 करोड़ तक का हो सकता है और उनका टर्नओवर जो है टर्नओवर हो सकता है 250 करोड़ तक का।
तो ये तीनों जो क्लासिफिकेशन के जो नए क्राइटेरियाज हैं ये गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं और आपको इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से एमएसएमई का क्लासिफिकेशन करते आएगा और उसके लिए आपको अप्लाई भी करते आएगा। ओके, अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। आपको बैकग्राउंड समझने के लिए एमएसएमई का कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है, कब एमएसएमई एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। तो मैंने आपको एमएसएमई का बाइफरकेशन बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, नए क्राइटेरिया बता दिया। एमएसएमई का जो स्टार्ट है वो एक्चुअल हुआ है एमएसएमई एक्ट के थ्रू, जो कि आया है 2006 में। गवर्नमेंट ने एक्ट लाके एमएसएमई को लाया है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने 2009 में क्लॉज 22 इंसर्ट किया 3CD में, जिसमें इंटरेस्ट डिस्क्लोजर जो था वो कंपलसरी था। एमएसएमई की रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी इंटरेस्ट पेएबल या पेड है, वो आपको क्लॉज 22 में शो करना है। देन आता है 2015 में क्या किया गवर्नमेंट ने, शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स लाए। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके रिटर्न फाइलिंग के लिए 2019 में एक फॉर्म 1 करके जो है वो लाया था, वो इम्प्लीमेंट किया था, जो था हाफ ईयरली रिटर्न। जैसे आप लोग अभी भी हाफ ईयरली रिटर्न भरते थे, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2019 से। कंपनीज को हर कंपनी को जो भी एमएसएमई रिलेटेड लाइबिलिटीज है, पेमेंट्स है, वो सब कुछ हाफ ईयरली रिटर्न में देना होता है। वो है एमएसएमई का फॉर्म नंबर 1। देन आया है उसके बाद 2020 में चेंजेस इन क्लासिफिकेशन, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हमने देख लिया है, तो उसके थ्रू एमएसएमई के क्लासिफिकेशन में चेंजेस आए हैं। देन उसके बाद आया है कि एमएसएमई क्लासिफिकेशन और सब तो कर दिया, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एमएसएमई में क्या हुआ, 2021 में गवर्नमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम दे के इशू करवा के उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर देना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो वैलिडिटी है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की। एमएसएमई आइडेंटिफाई करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना जरूरी है। मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आया है, इम्पोर्टेंट डेट जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो है 1 अप्रैल 2024। सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, जो कि एमएसएमई पेमेंट्स के लिए है। नॉट ओनली फॉर एमएसएमई पेमेंट्स बट टाइमली पेमेंट फॉर एमएसएमई। इन केस अगर आप एमएसएमई का टाइमली कंप्लायंस नहीं करते हैं, टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो इनका एमएसएमई का पेमेंट है उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेबल होगी। ये मैं आपको 1 बाय 1 आगे के नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब आ गया है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जो कि है सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, विच इज़ रिलेटेड टू द पेमेंट्स टू द एमएसएमई। तो इसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होगी। इसको कैसे डिफाइन किया है, कैसे एप्लीकेबल किया है, और ये कब कब लगेगा, किस किस को लगेगा, किस तरह से हमें ये चेक करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि आपके जो भी टोटल परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, तो वो जो परचेसेस है, पहले तो वेदर दोज आर फ्रॉम एमएसएमई और नॉट, ये आपको चेक करना है। ये आपको चेक कैसे करना है, या तो आप हर एक जो आपके ट्रांजेक्शन्स जिन जिन सप्लायर से है, जिन जिन वेंडर से है, जिन जिन से आप सर्विसेज लेते हैं या मटेरियल लेते हैं, उनसे आप डिक्लेरेशन ले लीजिए एवरी ईयर कि वो एमएसएमई में फॉल होते हैं या नहीं। सेकेंड चीज़ है कि आप उनका इन्वॉइस चेक कर लीजिए, इन्वॉइस में उन्होंने डिक्लेयर किया है या नहीं कि वो एमएसएमई में है या नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। या फिर हम और एक चीज़ है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे भी हम चेक करते हैं। वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी कैसे चेक करना है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं सेक्शन 43BH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
सबसे पहले है परचेसेस फ्रॉम एमएसएमई। जितने भी आपके परचेसेस फ्रॉम एमएसएमई है वो आपको देखने हैं, वो आपको कैटेगराइज करने हैं कि ये मेरे परचेसेस है जो कि एमएसएमई से। पहला हमें क्या देखना है कि वो जो परचेसेस है वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है। अगर वो ट्रेडर्स है और उनसे आपने परचेसेस किया है तो आपको सेक्शन 43BH एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ है कि वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है तो एप्लीकेबल होता है सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। ठीक है, तो ये दो ही कैटेगरीज में होता है, एप्लीकेबल मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर। और ट्रेडर्स रहेगा तो ये नहीं एप्लीकेबल। एप्लीकेबल सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अंडर वो दोनों एप्लीकेबल। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, आपको हमने बताया ऑलरेडी 3 क्राइटेरियाज है जिसमें गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। तो पहला है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सो अब आ जाता है इम्पोर्टेंट डिस्कशन या इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर, जो हम बोल रहे हैं आपको कि ये जो सेक्शन 15 है ये इसके अंदर 3 कैटेगरीज है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि माइक्रो और स्मॉल ये जो दो कैटेगरीज है इनको ही सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होता है। मीडियम कैटेगरीज जो है इनको सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं एप्लीकेबल होता है। तो जो भी अगर आपके ट्रांजैक्शन है अगर वो मीडियम कैटेगरी से परचेसेस के हैं उसको सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। उनको जो भी पेमेंट्स है वो आप रेगुलरली कर सकते हो, बट माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के जो भी आपके वेंडर्स हैं जिनके आपके परचेसेस है तो उनको आपको मॉनिटर करना है जिनको सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होता है। तो इसमें भी 2 कैटेगरीज है। पहला नो रिटर्न एग्रीमेंट। नो रिटर्न एग्रीमेंट यानी आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो अगर कोई रिटर्न लिखित है ही नहीं कुछ आपके पास, ना वेंडर का एग्रीमेंट है, ना उसके इनवॉइस में कुछ हमने मेंशन किया है, ना उससे ओरली वर्बली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, इसको बोला जाएगा नो रिटर्न एग्रीमेंट। तो इस केस में आपको जो पेमेंट है उनका पेमेंट करना है, पेमेंट विद इन 15 डेज। गवर्नमेंट ने खुद से टाइमलाइन दे दी है, अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पेमेंट कब करना है, विद इन 15 डेज आपको करना ही करना है। तो ही ये एक्चुअल अलाउड होगा, वो भी कैसा, एक्चुअल बेसिस पे। अगर आपने टाइमली विद इन 15 डेज इन केस ऑफ ए नो रिटर्न एग्रीमेंट कर दिया है तो फिर आपको अलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो पेमेंट आपको अलाउड है। लेकिन अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है एमएसएमई के साथ में और आपने पेमेंट कर दिया है आफ्टर 15 डेज तो फिर ये जो है ये आपको डिसअलाउड हो जाएगा सेक्शन 43BH के अंडर, और ये होगा अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस का मतलब ये जिस साल में अगर आपने सपोज 24-25 में डिलीवर दिया है और इसका पेमेंट आफ्टर 15 डेज किया है तो फिर वो अलाउड होगा पेमेंट बेसिस में नेक्स्ट ईयर में। सेकेंड कैटेगरी है जिस केस में रिटर्न एग्रीमेंट है या आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आपने अग्री किया है, आपने लिख के दिया है कि हमारे पेमेंट टर्म्स ये है और अब हम इस हिसाब से पेमेंट करें। लेकिन इसको भी एक अपर कैप है। अपर कैप बोलने का मतलब इसमें है कि ये जो भी सारे पेमेंट्स है ये आपको करने हैं विद इन 45 डेज ओनली, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पेमेंट टर्म्स मोर देन 45 डेज के। अगर सपोज आपने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम तो एमएसएमई को पेमेंट 90 डेज में करें, बट गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो भी पेमेंट है वो मैक्सिमम अलाउड डेज कितने हैं, 45 डेज ओनली। आपको पेमेंट कब करना है, विद इन 45 डेज ओनली। अगर आपने 90 डेज का भी एग्रीमेंट किया तो दैट इज नॉट अ वैलिड। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आपको जो पेमेंट करना है वो कब करना है, विद इन 45 डेज ओनली, तभी आपको वो अलाउड होगा एक्ट। अगर आपने पेमेंट 45 डेज की बात की और आपने बोला कि नहीं नहीं मेरा रिटर्न एग्रीमेंट तो 90 डेज का है तो वो वैलिड नहीं रहेगा और गवर्नमेंट उसको डिसअलाउ करेगी सेक्शन 43BH के अंडर। और वो पेमेंट कब अलाउ होगा, वो पेमेंट बेसिस पे।
यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेक्शन 43BH किस तरह से एप्लीकेबल होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, और आपका रिटर्न एग्रीमेंट है, नहीं रिटर्न एग्रीमेंट है तो किस तरह से आपको चेक करना है उसको, और उसके पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे एप्लीकेबल है। तो दो ही कंडीशन है दोस्तों, इन केस रिटर्न एग्रीमेंट आपका है ही नहीं 15 डेज आप फॉलो कर लीजिए, और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है भी तो आप मैक्सिमम टाइम कितना ले सकते हैं 45 डेज का पेमेंट के लिए, उतना ही अलाउड है। तो ये सब आप टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर ध्यान में रखिएगा ताकि आपको डिसअलाउएबल ना आए इनकम टैक्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों की ओर। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया कि सेक्शन 43BH हमें कैसे चेक करना है और किस किस तरह से हमें उसे डिवाइड करना है एमएसएमई के अंदर, उसके पेमेंट्स हमको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो और थोड़ी मोर क्लैरिटी के लिए हम चलते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स की ओर। तो सेक्शन 43BH के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें चेक कैसे करनी है चीज़ें। तो पहला है, चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल जो है सेक्शन 43 में देखिए मैंने 5 कॉलम्स कर दिए, जिसमें फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकेंड है डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी आप इसको कह सकते हैं कि जब डिलीवरी की गई है गुड्स की या फिर सर्विसेज रेंडर की गई है तब की। दूसरा है क्रेडिट पीरियड जो कि नंबर ऑफ डेज में है। थर्ड है ड्यू डेट, ड्यू डेट जो है वो कि एमएसएमई एक्ट के हिसाब से क्या ड्यू डेट्स आती है। और फोर्थ कॉलम है एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, जब एक्चुअल पे डेट ऑफ पेमेंट किया गया है। और फिफ्थ कॉलम है कि इसका डिडक्शन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस फाइनेंशियल ईयर मिलेगा इनकम टैक्स में सेक्शन 43BH के अंडर, वो फिफ्थ कॉलम है। तो देखिए पहला पहला एग्जांपल जो है वो है दोस्तों, जैसे डेट ऑफ डिलीवरी गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज क्या है 2 फरवरी 2024। डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप जीआरएन करते हो तो जीआरएन डेट ले सकते हो। और दूसरा जो है सर्विस कंप्लीशन की डेट लिख सकते हैं इन केस ऑफ सर्विसेज। पहला जो एग्जांपल है वो है 2 फरवरी 2024 में, यानी 23-24 फाइनेंशियल ईयर में वो डेट है। उसका क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, जो कि लेस देन 45 डेज है तो अलाउड है। तो इसकी ड्यू डेट क्या आ जाती है 30 डेज के हिसाब से, 30 डेज या 45 डेज मैक्सिमम गवर्नमेंट ने अलाउ किया, तो विच एवर इज लोअर यू कैन कंसिडर, तो 30 डेज की आएगी। तो 2 फरवरी के हिसाब से डेट क्या आ जाती है, ड्यू डेट आ जाती है एमएसएमई एक्ट के हिसाब से 3 मार्च आ जाती है। बट एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट आपने क्या किया हो 28 मार्च 2024। बट ये जो पेमेंट है दोस्तों ये विद इन अ ईयर हो चुका है, विद इन फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, तो इसीलिए इसका डिडक्शन अलाउड है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज क्या है 11 सितंबर 2023, सितंबर 23-24, यानी 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ही वो ट्रांजेक्शन है जिसका क्रेडिट पीरियड है 20 डेज। तो जैसे 11 + 20 डेज अगर हम काउंट करें तो उसकी ड्यू डेट आ जाती है 1 अक्टूबर 2023, और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है 3 अक्टूबर 20। ये भी जो है ये है विद इन फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट, so इसीलिए वो अलाउड है विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ये ट्रांजेक्शन कौन से फाइनेंशियल ईयर का है 23-24 का, तो ये अलाउ है। देन थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है 30 नवंबर 2023, सेम है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ट्रांजेक्शन है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, ड्यू डेट आ जाती है 30 दिसंबर। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है 20 दिसंबर, आपने यानी 10 दिन पहले ही पेमेंट कर दिया, अगर पहले ही पेमेंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अलाउ हो जाएगा 23-24 में। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, फोर्थ एग्जाम्पल में हो रहा है कि 2 फरवरी 2024 ड्यू डेट, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स है, और क्रेडिट पीरियड क्या है, क्रेडिट पीरियड है 90 डेज, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं ओनली 45 डेज, तो हमें कितने डेज अलाउ हो गए 45 डेज या 90 डेज विच एवर इज लो। 45 डेज के हिसाब से ड्यू डेट आ जाती है 18 मार्च, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट आपने कर दिया है 2 मई को, तो वो ऑलरेडी डिलेड है, डिलेड पेमेंट है, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, यानी 2024 में तो आपने कोई पेमेंट किया ही नहीं है, तो ये अलाउ होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में।
ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स अपने, तो 4 एग्जाम्पल्स हो गए हैं दोस्तों। अब फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो है 2 फरवरी 2024 का डेट है, जिसमें क्रेडिट पीरियड तो डिफाइंड ही नहीं है, यानी हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हमको कितने दिन में पेमेंट करनी। तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि नो रिटर्न एग्रीमेंट जो केस में होता है उसमें डेज कितने अलाउड होते हैं, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। तो 2 फरवरी से 15 डेज कितना होते हैं, वो होता है 17 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है, जो है 1 अप्रैल 2024, यानी आपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उसका पेमेंट किया, यानी ऑलरेडी आपने डिले पेमेंट कर दिया और पेमेंट किया तो कब किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया। तो वो केस में डिडक्शन कब अलाउ होगा, वो होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 24-25। सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या है, 10 फरवरी की डेट है, डेट ऑफ GRN और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज सब कह सकते हैं, जिसमें 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। इसकी ड्यू डेट क्या आ जाती है दोस्तों, दैट इज आ जाती है 9 अप्रैल 2024। तो अब ये केस में देखिए ट्रांजेक्शन केस कब हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है 23-24 में। इसके क्रेडिट पीरियड क्या है, 30 डेज ओनली। तो 30 डेज के केस से ये आ जाती है, इसकी ड्यू डेट कब आ जाती है, 9 अप्रैल 2024। तो ये केस में जो देखिए ट्रांजेक्शन, परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ है 10 मार्च को, लेकिन ड्यू डेट आ गई है 9 अप्रैल को, यानी पेमेंट का जो डेट आ गया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गया है दोस्तों। दोनों फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो गए। लेकिन ये केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन मार्च से पहले हुआ, 31 मार्च को, अगर वो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो वो ड्यू डेट भी चेक की जाएगी आपकी टैक्स ऑडिट में। तो ये केस में इसकी ड्यू डेट है 9 अप्रैल। तो टैक्स ऑडिटर जो है आपका वो चेक करेगा कि आपने ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है इसका पेमेंट कब किया है, भले ही वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्यों ना हो। आपने पेमेंट कर दिया 8 अप्रैल 2024, यानी आपकी ड्यू डेट थी 9 अप्रैल, आपने पेमेंट कर दिया 8 अप्रैल, यानी आपने टाइमली पेमेंट कर दिया। टाइमली पेमेंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों, तो फिर वो आपको अलाउ हो जाएगा 23-24 में। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेवेंथ एग्जाम्पल में 10 मार्च 2024 का ट्रांजेक्शन है, जिसका क्रेडिट पीरियड है 30 डेज। उसकी ड्यू डेट हो जाती है 9 अप्रैल 2024। अब इसका एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट आ जाता है 28 अप्रैल 2024, जो कि डिलेड है, MSME एक्ट के हिसाब से डिले कर दिया। डेट है 9 अप्रैल, आपने कर दिया 28 अप्रैल, तो ये डिले होने की वजह से इसका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो उसका डिडक्शन भी तभी अलाउ होगा। तो दोस्तों हमने अभी तक देख लिया कि MSME को हमें कैसे डिफाइन करना है, उसका पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके डेज कितने अलाउड है, कब डिसअलाउ होता है, कब अलाउ होता है, सब कुछ हमने देख लिया। इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, उसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, क्या क्या गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको चेक करने का क्राइटेरिया दिया है वो मैंने बता दिया। तो आपको सब कुछ मैंने MSME के बारे में बता दिया, उसको कंप्लायंस कैसे करना है वो मैंने बता दिया। बट अगर आप लोगों ये सब जो है MSME का जो भी कंप्लायंस है, ये जो भी विद इन टाइम फ्रेम डिफाइन की है, अगर उसमें नहीं फॉलो करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या पेनल्टीज होगी। अगर ये फेल्यूर रहता है कि कोई भी कंपनी अगर वो टाइम की पेमेंट MSME को नहीं कर पाती है, विद इन टाइम फ्रेम डिफाइन में नहीं कर पाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे ये हम अब देख रहे हैं। तो इसके 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कि पहला है, इसमें पहला जो चीज़ है वो है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट किस चीज़ की, रेट इंटरेस्ट की, यानी इन केस अगर आपका डिलेड पेमेंट है MSME को, तो MSME को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो कि इंटरेस्ट का रेट जो डिफाइंड होगा वो है RBI का जो भी डिफाइंड या नोटिफाइड रेट है, उस नोटिफाइड रेट के 3 टाइम्स ऑफ दैट बैंक रेट एट द रेट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको MSME को देना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। इन केस अगर आपकी लाइबिलिटी अपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है कोई भी कंपनी के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और इंटरेस्ट जो भी है दैट इज़ 3 टाइम्स यानी बहुत बड़ा होता है फिगर उसका। आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि MSME का कंप्लायंस टाइमली करें। देन दूसरा केस है आपका जो
सेकेंड है इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपने ये टाइमली पेमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये जो भी टैक्स बर्डन है ये कंपनीज को ही पे करना है। तो इसके लिए आप कंप्लायंस टाइमली कीजिए ताकि आपको टैक्स लाइबिलिटी ना आए। तीसरा है डिसअलाउंस। डिसअलाउंस से क्या होगा दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में आपके ये डिसअलाउंस में ऐड हो जाएगा। जितना भी पेमेंट आपने नहीं किया है टाइम से एमएसएमई को, वो आपको 43BH के अंदर टैक्स ऑडिटर डिसअलाउ कर देगा, और डिसअलाउ करने का मतलब है आपके इनकम टैक्स के कंपटीशन में वो ऐड हो जाएगा, और उस पर आपको वो साल के लिए टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज है दोस्तों, और ये इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कोई भी टैक्स पेड के लिए बहुत ही भारी रहेगी। इसके लिए आप हमेशा टाइमली कंप्लायंस करें। दोस्तों मैंने काफ़ी सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है ये वीडियो के अंदर। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने समराइज़ किए हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे डिस्कस हो रहे हैं, बट हम एक समरी गो थ्रू कर लेते हैं। तो सेक्शन 43BH का मोटिव मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमई को सपोर्ट करे, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस का जो या इम्प्रूवमेंट इन कैश फ्लो जो चाहती है गवर्नमेंट उनके लिए, तो टाइमली पेमेंट के थ्रू वो मॉनिटर करे और एमएसएमई को हेल्प हो सके, इसके लिए सेक्शन लाया गया है। सेक्शन 43BH का मैंने कंप्लाइंस आपको बता दिया कि टाइमली आपको अपडेट रखना है, उसका नॉलेज रखना है, टाइम टू टाइम वेंडर के रजिस्ट्रेशन चेक करने हैं, उनके डिक्लेरेशंस लेने हैं। आपका जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है आप उसको अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड प्रॉपरली रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एमएसएमई सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है एमएसएमई के अंडर। मैंने आपको बता दिया कि उसके 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप ले सकते हैं। आप रिटर्न डिक्लेरेशन ले लीजिए वेंडर से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, हर एक से ले सकते हैं। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है या वेंडर रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप उसके इनवॉइसेस पे चेक कर सकते हैं, उस पर उसने डिक्लेयर किया है या नहीं, उस पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो वो एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है। इन केस अगर आप वो भी नहीं चेक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर है तो, और नहीं है तो आपको वेंडर से ही लेना पड़ेगा। फोर्थ है आपके कौन से आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कवर हुए। जबकि ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, तो असेसमेंट ईयर 24-25 से इसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो जो भी आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एज ऑन मार्च 2024, 31 मार्च 2024, तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। देन हमने ये ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया है कि बायर ने अगर गुड्स परचेज किए 2024 में और एमएसएमई की क्रेडिटर्स उसने सेटल की है 2025 में, तो ये डिसअलाउ होगा क्या? तो ये डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बीन पेड। सिर्फ इतना हो सकता है कि इस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी आ जाए जो कि 3 टाइम्स है, वो ऑलरेडी हमने डिफाइन की है और डिस्कस भी की है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर की ओर पार्ट 2 में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 या 45 डेज को कैसे कंप्लीट करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपके जो भी गुड्स रिसीव की जो डेट है, सर्विस स्टैंडर्ड की डेट है, आपको वहाँ से उसको कंप्यूटेड करना है। इन केस अगर आपको मटेरियल ट्रांसिट में है तो आपको मटेरियल रिसीट के बाद ही उसको डेट कंसिडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन 43BH एप्लीकेबल है परचेसेस ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए। तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये रिलेटेड टू है ओनली पीएनएल के लिए। तो पीएनएल ही डिसअलाउ होता है, कैपिटल गुड्स डिसअलाउ होते नहीं है क्योंकि वो हम कैपिटलाइज करते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी उसके लिए आती नहीं है। देन है उसका कंप्लीट इनवॉइस अमाउंट डिसअलाउ होगा या पार्ट होगा। तो ये जो है ये कंप्लीट, अगर आपका पेमेंट ही जिस तरह से, तो कंप्लीट ही अमाउंट डिसअलाउ होगा। देन उसके बाद है कि I have filed the amount due as dated 31st March on 10th of April 2024, which is before the last date of filing the ITR. Will it be permitted then? इन केस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको जो कंप्यूटेशन करना है वो एमएसएमई की ड्यू डेट के हिसाब से करना है। अगर आपने डिसअलाउ
डिसअलाउ कब होगा? जब अगर वो डिलेड है तो वो डिसअलाउ होगा, अगर वो डिलेड नहीं है तो फिर नहीं होगा। देन क्या डू आई रिक्वायर टू पे एवरी क्रेडिटर इन 15 और 45 डेज? नहीं। तो दिस इज नॉट राइट दोस्तों। ओनली जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है वही इस सेक्शन में कवर्ड है। तो बाकी सबको आप रेगुलरली जैसे भी पेमेंट करते होंगे आपके एंटिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट एमएसएमई के इसमें माइक्रो और स्मॉल जो है वो आपको मॉनिटर करने हैं और वो आपको टाइमली पेमेंट फॉलो करना है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी अब तक आ गई है और मैंने सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम उद्यम नंबर कैसे चेक करें। तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर जा सकते हैं। आपके पास जो भी वेंडर के रजिस्ट्रेशन नंबर्स आए हैं और या फिर उनके इन्वॉइसेस पे मेंशन है, आप वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाए और वहाँ जाके उसे वेरीफाई कर सकते हैं और वो नंबर वहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और वेंडर सच में रजिस्टर्ड है नहीं है वो आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों मैंने आपके लिए आपके सारे क्वेश्चंस और सारे क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं और आपको क्लियर हो गया कि एमएसएमई का कंप्लायंस कैसे करना है और कितना सेक्शन 43B(H) इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, कमेंट करें और आपको नेक्स्ट कौन सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बता सकते हैं तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर डालूँगी। और अब के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।